Hello everyone, this is Neha Goel and welcome to my channel JRF Prep Academy। आज मैं कुछ थिंकर्स से क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और ये जो इंडियन थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, सभी के मिक्स क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। तो आइए कर लेते हैं स्टार्ट। जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मैं पेपर 2 एजुकेशन की प्रिपरेशन कराती हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, टैगोर आइडिया ऑन नेचुरलिस्टिक एजुकेशन इम्प्लाई दैट। प्रकृतिवादी शिक्षा पर टैगोर के विचार का तात्पर्य यह है। ऑप्शन ए, फॉलो नेचर एज एग्जॉल्टेड बाय रूसो, नेचर इज गॉड्स मैनिफेस्टेशन, रिस्पेक्ट द फिलोसफी ऑफ रियलिज्म और नो रिस्पेक्ट फॉर आइडलिस्टिक एजुकेशन। क्वेश्चन को हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ। प्रकृतिवादी शिक्षा पर टैगोर के विचार का तात्पर्य यह है कि रूसों के उपदेशानुसार प्रकृति का अनुसरण करें। प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यथार्थवाद के दर्शन का सम्मान करें और आदर्शवादी शिक्षा के प्रति कोई सम्मान नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेचर इज़ गॉड्स मैनिफेस्टेशन। टैगोर का जो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन का आइडिया था, प्रकृतिवादी शिक्षा पर जो टैगोर के विचार का तात्पर्य है वो यह है कि उन्होंने कहा था प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, गॉड द ग्रेट गिवर कैन ओपन द होल यूनिवर्स टू आवर गेज इन द नैरो स्पेस ऑफ अ सिंगल लैंड वॉज सेड बाय। क्वेश्चन हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ। ईश्वर महान दाता एक ही भूमि की संकीर्ण जगह में पूरे ब्रह्मांड को हमारी दृष्टि के लिए खोल सकता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए, प्लेटो। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो ये जो गॉड द ग्रेट गिवर लिखा हुआ है, हमें इसी से समझ जाना चाहिए कि हमारा जो आंसर है वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। बिकॉज़ इन्होंने ही ये ईश्वर जो महान प्रदाता है या दाता है, इन्होंने ही इसकी बात की थी। इनकी फ़िलोसफ़ी में ये जो बातें हैं वो साफ झलकता है। इनकी फ़िलोसफ़ी जब हम पढ़ते हैं और जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हम साफ समझ जाते हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से इनकी फ़िलोसफ़ी को पढ़ा है, इनका जो जीवन परिचय बुक में दिया हुआ है, तो अगर इन्होंने इनका जीवन परिचय बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो लोग जो हैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, व्हाट वी वांट इन प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, रियलाइजेशन। नो थ्योरीज एवर मेड ह्यूमन बीइंग हायर। नो अमाउंट ऑफ बुक्स कैन हेल्प अस टू बिकम प्योरर। द ओनली पावर इज इन रियलाइजेशन एंड that lies in ourselves and comes from thinking. Let human being think is a statement of A. जिदू कृष्णमूर्ति जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। चलिए क्वेश्चन को हिंदी में भी हम पढ़ देते हैं। प्रश्न 3 है, हम प्रगति, विकास, बोध में क्या चाहते हैं? किसी भी सिद्धांत ने कभी भी इंसान को ऊंचा नहीं बनाया है। कोई भी किताबें हमें शुद्ध बनने में मदद नहीं कर सकती। एकमात्र शक्ति एहसास में है और वह स्वयं में निहित है और सोच से आती है। इंसान को सोचने दो या मनुष्य को सोचने दो, यह कथन किसने कहा था?
तो ये जो कथन है वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, बिकॉज़ उन्होंने ही कहा था कि कोई भी पुस्तक जो है इंसान को ऊंचा नहीं बना सकती है। वो सब सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच है जो उसको ऊंचा बनाती है, उसको जो शुद्ध बनने में मदद करती है। किसी भी सिद्धांत ने कभी भी किसी इंसान को ऊंचा नहीं बनाया है, और वो जो है पुस्तक पढ़ने के लिए जो है फोकस नहीं करते थे। वो कहते थे कि इंसान को सोचने दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू औरोबिंदो विच लेयर ऑफ माइंड ब्रॉट मैसेजेस फ्रॉम द अननोन। अरविंदो के अनुसार मन की कौन सी परत अज्ञात से संदेश लाती है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए होंगे कि माइंड ब्रॉट मैसेजेस फ्रॉम द अननोन, और इसको हम इंट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर हमने पढ़ा भी नहीं है इस बारे में, तो भी हम एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं कि ये इंट्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर बी था, देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5, हु रोट द बुक टाइटल्ड एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन 5, हु रोट द बुक टाइटल्ड एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी फ्रायर, ऑप्शन सी वॉलस्टोनक्राफ्ट, और ऑप्शन डी नेल नोडिंग। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोलो फ्रायर जी ने ये बात कही थी, पोलो फ्रायर जी ने ये बुक लिखी थी, एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलो फ्रायर कॉल्ड एनालिसिस, डिस्कशन एंड एक्शन फॉर चेंज एज। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ऑप्शन बी क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन सी प्रैक्टिस, और ऑप्शन डी रिफ्लेक्टिव एनालिसिस। आइए क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ते हैं। पोलो फ्रायर ने परिवर्तन के लिए विश्लेषण, चर्चा और कार्रवाई को कहा है। ऑप्शन ए ज्ञान का प्रसारण, ऑप्शन बी आलोचनात्मक सोच, ऑप्शन सी प्रैक्टिस, और ऑप्शन डी चिंतनशील विश्लेषण। तो ये जो पोलो फ्रायर की फ़िलोसफ़ी थी, इसमें आप ये जो वर्ड्स हैं, काफ़ी हद तक ये वर्ड्स जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो है इन्होंने एनालिसिस, डिस्कशन और एक्शन को जो है वो प्रैक्टिस के अंदर कहा है। ठीक है, प्रैक्टिस एक, देखिए हिंदी में भी जब ट्रांसलेशन किया गया तो वो प्रैक्टिस ही लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिस एक तरह से होता क्या है, मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है, ठीक है, और हम खुद से ही सोच रहे हैं उसको कि हमें उसको कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग है प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले हाईली एक्लेम्ड। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्री बाई फुले का योगदान अत्यधिक प्रशंसित है। तो इसमें ऑप्शन ए है अपलिफ्टमेंट ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, ऑप्शन बी रीसेटलमेंट ऑफ पुअर पीपल, ऑप्शन सी एजुकेशन फॉर विमेन, और ऑप्शन डी एजुकेशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। आइए हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस। अनुसूचित जाति का उत्थान, गरीब लोगों का पुनर्वास, महिलाओं के लिए शिक्षा, और झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की शिक्षा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि इन सभी पर जो है सावित्री बाई फुले जी ने वर्क किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ऑप्शंस आपको सारे ही पढ़ करके ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं है। बट इसमें पूछा है कि हाईली एक्लेम्ड, अत्यधिक प्रशंसित क्या था। तो महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए जो है इन्होंने बहुत सारा काम किया था, स्पेशली उस टाइम पर जब 1831 का इनका जन्म है, 1831 का बर्थ है सावित्री जी का।
तो उस टाइम पे तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, और उस टाइम की ये फेमिनिस्ट हैं, हमारे देश की पहली फेमिनिस्ट इनको कहा जाता है, सावित्री बाई फुले जी को। तो उस टाइम पर जब ये वर्क कर रही थी तो बाकी इन सब चीज़ों के लिए एक दो लोगों ने और वर्क किया होगा, बट ये जो वीमेन की एजुकेशन है इस पर यही सबसे पहले बोली थी, और ये इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट मानी जाती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है। चलिए, आंसर तो आपने देख ही लिया है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन 8 है, इन विच ईयर वाज सत्यशोधक समाज यानी कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले जी जो थे वो सावित्री बाई फुले जी जो हम पहले क्वेश्चन में अभी कर रहे थे, सावित्री बाई फुले जी के हस्बैंड जो थे वो ज्योतिराव फुले जी थे, और उन्होंने सावित्री बाई जी के साथ मिलकर के काफ़ी अच्छा काम किया महिलाओं की शिक्षा के लिए, SC SC कास्ट की शिक्षाओं के लिए, और बहुत सारा वर्क इन्होंने किया। बहुत सारे इन्होंने जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, और महिला सेवा मंडल सावित्री जी के को सपोर्ट किया इन्होंने ये सब चीज़ें खोलने के लिए, और काफ़ी इससे बेनिफिट भी हुआ। ठीक है, तो इसका जो सत्यशोधक समाज का जो ईयर पूछा गया है कि किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1873 है। ठीक है, 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं 9th क्वेश्चन। विलियम जेम्स वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडियन फिलोसोफर, और ये फिलोसोफर कौन है ये पूछा गया है। तो विलियम जेम्स कौन थे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि विलियम जेम्स कौन थे। विलियम जेम्स एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, और वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, वो अमेरिकन दार्शनिक और एक मनोवैज्ञानिक थे। तो वो जो है इन्फ्लुएंस्ड थे हमारे ऑप्शन डी। चलिए मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ पहले। ऑप्शन ए जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी, सी टैगोर जी, और डी विवेकानंद जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। स्वामी विवेकानंद जी से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, और विलियम जेम्स ने काफ़ी मतलब पसंद किया इनकी फ़िलोसफी को और विवेकानंद जी को। तो ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे इनसे, प्रभावित थे इनसे। ठीक है, ये अमेरिका के थे, बट फिर भी हमारे विवेकानंद जी की कुछ पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते थे लोगों को अपनी तरफ, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, उनकी भावनाएं, उनके जो विचार थे वो रोक नहीं पाते थे। मतलब अमेरिका के थे विलियम जेम्स, आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, कि अमेरिका से थे विलियम जेम्स, बट फिर भी वो प्रभावित थे हमारे भारतीय विचारक स्वामी विवेकानंद जी से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, कोई बात नहीं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ऑप्शन सी नेल नॉर्डिंग, और ऑप्शन डी पोलो फ्रायर। तो ऑप्शन, सॉरी थोड़ा मुझसे ही शायद मिस्टेक हुई है PDF बनाने में, PPT बनाने में। तो प्रश्न 10 है हमारा, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है या कौन थे? तो जॉन लॉक, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, नेल नॉर्डिंग और पोलो फ्रायर। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जी की जो ये थी ना बुक, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वीमेन। और एक बुक और थी इनकी, वो सेम ही नेम है, बट ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन। ठीक है, इन्होंने मैन के बारे में भी लिखा था। तो ये इनकी दोनों पुस्तक इन्हीं की थी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की, और इन्होंने 1792 में ये बुक लिखी थी, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वीमेन। ठीक है, आप ईयर भी अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे वो लोग ईयर नहीं पूछते हैं, बट फिर भी आप लोग नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी वो
वर्ल्ड की फर्स्ट फेमिनिस्ट थी, क्योंकि इनका जो बर्थ ईयर है वो है 1759 का, ठीक है, 1759 का इनका बर्थ ईयर है। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये वर्ल्ड फर्स्ट फेमिनिस्ट इसीलिए कही जाती हैं क्योंकि इनका बर्थ भी बहुत पहले का है, और उस अकॉर्डिंग इन्होंने जो है महिलाओं की शिक्षा पर और महिलाओं के आधार पर इन्होंने काम किया होगा। तो ये रेफर्ड एज अ फर्स्ट वीमेन फेमिनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा, द concept of caring rooted in respectively relatedness and responsiveness is the basis approach to ethics. Sorry, who said this? Who said it? देखभाल की अवधारणा क्रमशः संबंधिता और प्रकृतिशीलता में है निहित है, जो नैतिकता के लिए एक बुनियादी दृष्टिकोण है। यह किसने कहा था? तो ये ऑप्शन ए है हमारा वोलस्टोनक्राफ्ट, यानी कि मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी नॉर्डिंग और ऑप्शन डी फ्रायर। तो ये जो केयरिंग पर्सपेक्टिव है ये नेल नॉर्डिंग जी ने दिया था। नेल नॉर्डिंग भी एक हमारे जो वेस्टर्न थिंकर्स में है, तो वेस्टर्न थिंकर्स में एक लेडी हैं नेल नॉर्डिंग, जिन्होंने एक ये केयरिंग पर्सपेक्टिव दिया था, ठीक है। और ये अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, 2022 में इनकी डेथ हुई है, और इनका जो बर्थ ईयर है वो 1929 था। ये एक एजुकेटर थी, ठीक है, और ये एक फेमिनिस्ट थी। ओके, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, नेल नॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन 12 है हमारा, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर विच आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार ज्ञान के स्रोत कौन से हैं? तो ऑप्शन बी ए है बुक, नेचर, टीचर, ऑप्शन बी स्कूल, नेचर, टीचर, ऑप्शन सी नेचर, टीचर, ऑप्शन सी लाइफ, नेचर एंड टीचर, और ऑप्शन डी करिकुलम, नेचर एंड टीचर। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, क्योंकि लाइफ, नेचर एंड टीचर को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि ये हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा था जीवन, प्रकृति और शिक्षक हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। चलिए, आई थिंक विजिबल है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन 13 है, who said that the oppressed majorities should avail opportunities for education and development। किसने कहा कि उत्पीड़ित बहुसंख्यकों को शिक्षा और विकास के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए? ये किसने कहा था, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है पी फ्रायर, ऑप्शन बी है आर टैगोर, ऑप्शन सी है जे.पी. नारायण, और ऑप्शन डी है नेल नॉर्डिंग। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है करेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ जी, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि पोलो फ्रायर जी ने ही जो है ओप्रेस एंड ओप्रेसर्स, सप्रेस एंड सप्रेसर्स के बारे में बात की थी, ठीक है। इन्होंने लोअर कास्ट अपर कास्ट और लोअर कास्ट की तो मार्क्सिज्म में हुई थी बात, बट इन्होंने जो है डोमिनेटन और ये सब चीज़ें जो हैं बात की थी, कभी डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि भाई ये जो उत्पीड़ित बहुसंख्यकों की शिक्षा और विकास के अवसरों को लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। उत्पीड़ित बहुसंख्यकों को शिक्षा और विकास के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14, पोलो फ्रेयर फिलोसफी इज कंसिडर्ड टू बी स्टेम्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पोलो फ्रेयर दर्शन का उद्भव माना जाता है। ऑप्शन ए प्लेटोज आइडियाज, ऑप्शन बी प्रो कॉलोनियल थिंकर्स, ऑप्शन सी एंटी कॉलोनियल थिंकर्स, ऑप्शन डी मॉडर्न मार्क्सिस्ट थिंकर्स, और ऑप्शन ई एजुकेशन सिस्टम दैट सप्रेस्ड द ऑपरेशंस।
तो इसमें से हमें ऑप्शंस चूज़ करने हैं, बिकॉज इसमें 5 ऑप्शंस हैं और इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं ए और बी, बी सी एंड डी, ए सी एंड डी एंड सी डी एंड ई। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन की हिंदी भी देख लेते हैं कि पोलो फ्रेयर दर्शन का उद्भव माना जाता है प्लेटो के विचारों से, उपनिवेशवादी विचारकों से, उपनिवेश विरोधी विचारकों से, आधुनिक मार्क्सवादी विचारकों से, या फिर अत्याचारियों का दमन करने वाली शिक्षा व्यवस्था से। तो पोलो फ्रेयर के दर्शन का उद्भव माना जाएगा आई थिंक ऑप्शन सी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, प्लेटो के विचारों से माना जाएगा, उपनिवेश विरोधी विचारकों से माना जाएगा, और ऑप्शन डी आधुनिक मार्क्सवादी विचारकों से माना जाएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ई इसमें नहीं आएंगे, इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अपनी तैयारी जारी रखिए और अब पढ़ते रहिए, अपने नोट्स को डेली बेसिस पर अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। अपने डेली बेसिस पर अपने नोट्स रिवाइज़ करिए, अपने मॉक टेस्ट लगाइए। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज़ हमें जो है पेपर में जा कर के कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं ना, और जो लोग अभी फ़िलहाल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो वो लोग जो हैं कोशिश करें कि आप कीवर्ड खोज करके अपने मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस करें। बिकॉज़ आपने कितना पढ़ा है वो तो आप लोग ही जानते हैं, बट क्या होता है ना कि हम कई बार क्वेश्चन को ईगो पर ले जाते हैं अपनी, है ना। क्योंकि हम जब ईगो पर क्वेश्चन को ले लेते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, कीवर्ड नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई, क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, हमें टाइमली क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप अपना पेपर जो है टाइमली कंप्लीट कर लें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आप अपनी ईगो पर लेकर के क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में कीवर्ड है, हाँ पढ़िए क्वेश्चन को, लेकिन एक ही क्वेश्चन के पीछे मत पढ़िए। अगर तो आपको वो समझ आ रहा है तो आप उसको करिए। कुछ क्वेश्चंस वो बाहर से भी देते हैं कई बार, और वो होता मिलता जुलता ही है, बट हमने कई बार उस चीज़ को नहीं पढ़ा होता। हमने डिटेल में भी सब कुछ करा होता है, हमने पूरी बुक्स पढ़ी होती हैं, पूरा सब कुछ हमने कवर किया होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो हैं बाहर से पूछ लिए जाते हैं, और वो आपको 10 या 15 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चंस जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो बस उनको ईगो पर नहीं लेना है क्वेश्चंस को। अगर आपको समझ आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो और क्वेश्चंस हैं भाई। 150 में से अगर 10 क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे मिल भी जाते हैं तो 140 क्वेश्चंस तो फिर भी बचते हैं ना आपके पास। तो बस उनमें टाइम लगाइए अपना, उन 10 क्वेश्चंस को जो है ईगो पर मत लीजिए, और अपनी ईगो पर मत लेकर कर चलिए कि भाई हाँ मैं पूरा क्वेश्चन ही पढ़ूँगा। अगर आपको कीवर्ड मिल रहा है तो अपना क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए और बस निकलिए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये होता है बेस्ट वे टू क्रैक JRF, बिकॉज़ मैंने खुद फेस की है ये चीज़, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी बार बार से वो चीज़ फेस करें कि अब 1 मार्क्स से रह गया, अब 2 मार्क्स से रह गया JRF। तो बस उन्हीं लोगों को ये सजेशन मैं दे रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर अपने दोस्तों को और जोड़ लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए चैनल को, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।